कह रहे हैं हे विधायक, हे सांसद, यहाँ आके देखो। तो ऐसे कौन से विधायक और सांसद हैं जो आगरा में काम नहीं कर रहे हैं? देखिए, ये सब लोग बूढ़े हो चुके हैं और इनको काम नहीं करना है। विधायक सांसद बनते हैं तो शपथ लेते हैं कि हम सच्ची श्रद्धा से काम करेंगे। ये आपकी श्रद्धा है? आपका बेटा बेटी, आप जस्टिफाई बात कर रहा हूँ, आप सर्वे करा लीजिए भाई साहब कि आपका बेटी बेटा यहाँ नहीं पढ़ रहा होगा यूपी में। इवन आप, मुझे लगता है यूपी तो छोड़िए, इंडिया में नहीं पढ़ रहा होगा। आपके बच्चे लंदन पढ़ रहे हैं, यूक्रेन पढ़ रहे हैं। तो भाई, ये गरीब के बच्चों को भी अवसर दिया जाना चाहिए ना, उनको भी मौका दीजिए, वो जाए। लेकिन आप राजनीति करेंगे हमारे ऊपर, और हम अपने बच्चों को अगर बाहर पढ़ाना चाहेंगे तब व्यवस्थाएं नहीं सुधर पाएंगी। आपकी कुछ पोस्टों पे काफ़ी लोगों ने कमेंट करा है और एक दो टंच भी मैंने देखे हैं जो आपके ऊपर कसे गए हैं कि आप जो भी कोई काम कर रहे हैं वो सपा के इशारों पर काम कर रहे हैं, सपा की आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं। आइडियोलॉजी क्या है भाई? मैं अगर गरीब के बच्चे की बात कर रहा हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष है? हमने देखी है गरीबी भाई, हम पढ़ नहीं पाए, हमारे माँ बाप पे जिम्मेदारियाँ ज़्यादा थी भाई, हम नहीं पढ़ पाए। हम सरकारी विद्यालय में पढ़े, हमने जितना हो सकता था। देखिए, आप कहिए ना मुझसे कि मैं सरकारी विद्यालय में पढ़ के मैं गलत व्यक्ति हूँ क्या? आइडियोलॉजी अगर मेरी गलत है, आप मौका मत दीजिए मुझे। मैं किसी जगह पर गया जहाँ पानी भर रहा है, उसे साफ करा दीजिए, दोबारा मैं जा ही नहीं पाऊंगा उस जगह पर, क्योंकि वहाँ साफ हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ स्कूल मत मर्ज करिए भाई, इनको सुधारिए। ये क्या आइडियोलॉजी? अगर ये आइडियोलॉजी अगर अखिलेश की है कि हम मर्ज नहीं करेंगे, हम सुधार करेंगे, तो ये अच्छी आइडियोलॉजी है। ये कांग्रेस की अगर ऐसी आइडियोलॉजी मुझे अच्छी लगती है। और मैं आपको, भाजपा है, मैं आपको हटाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ आप बने रहिए, तभी तो आपको कमियां बता रहा हूँ। तो 11,000 वोल्ट का जब करंट उनको लगा था तो टोरंट पावर की तरफ से क्या सपोर्ट मिला था? उनको सपोर्ट जब तक कोई नहीं मिला, कोई भी एक सपोर्ट नहीं। जब मैं एक्टिवेट हुआ, मैंने थाना में मुकदमा लिखवा के दिया, तब वो 4.5 लाख रुपए की मदद पीड़ित परिवार को दे रहे थे। भाई साहब, अगर आप 25-30 साल के बच्चे पर अगर पूरी शिक्षा का, खाने का, पीने का सारा खर्चा अगर आप जोड़ेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि 25 लाख से ज़्यादा का एक बच्चा 20 साल का पढ़ता है, जो माँ बाप के बोझ तले कितना कर्जा लेकर के उसे पढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं, इस उम्मीद में कि कल ये कुछ बनेगा तो हमारे सारे दुख दारिद्र खत्म हो जाएंगे। आज का हमारा पॉडकास्ट एक स्पेशल पॉडकास्ट होने वाला है। इस पॉडकास्ट में हमारे साथ आ चुके हैं बाल योगी जी, जिनको आपने देखा होगा गरीब सेना के अंतर्गत, और साथ ही साथ फेसबुक पे काफ़ी सारी रील्सों में इनका संघर्ष आप सभी ने देखा होगा। तो आप सब लोगों के मन में यही सवाल जरूर उठता होगा कि बाल योगी जी है कौन और ये आगरा में करते क्या है। तो आज हमने ये सारी बातें इसी पॉडकास्ट में डिस्कस की हैं। तो चलिए पॉडकास्ट की तरफ चलते हैं। बाल योगी जी, सबसे पहले नमस्कार आपको। नमस्कार आनंद जी, आज मिलकर के बहुत अच्छा लगा। और आपका जो एपिसोड में देखा करता था अनंत की बातें, मैं भी सोचता था कि कभी हम लोगों को एक अवसर प्रदान हो, हम भी पब्लिक से 1 to 1 कनेक्ट हो, हमें भी पब्लिक जाने, पब्लिक को हम जाने, क्या पब्लिक का माइंड क्या है, पब्लिक चाहती क्या है शहर से। तो हमें भी अच्छा लगा कि आज हमारा सौभाग्य, हम अनंत की बातों में बैठे हुए, हमने सोचा था कभी, और आज हम यहाँ उपस्थित हैं। तो सबसे पहले आप दर्शकों को ये बताइए, बाल योगी जो नाम है वो कैसे रखा गया है और आपने अपने आप को एक बाल योगी फॉर्म में चेंज किया? लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा डाउट्स होते हैं आपको लेके। देखिए, मेरा साधारण जीवन था, गृहस्थ जीवन था, और मैं सन्यासी परंपरा से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था। बहुत ज़्यादा मैं सन्यासियों के साथ, संतों के साथ अपना समय भी देता था। तो एक दिन की बात है कि मैं स्कूल पढ़ने जा रहा था, तब मैंने फुटपाथ पे कुछ लोगों को सोते हुए देखा। तो मैंने सोचा कि आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी लोग फुटपाथ पे रह रहे हैं, फुटपाथ पे खा रहे हैं, फुटपाथ पे शादियाँ हो रही हैं, फुटपाथ पे जन्म ले रहे हैं और फुटपाथ पे ही मर रहे हैं। किसी का कुत्ता भी एयर कंडीशन कार में जाता है शीशा खोल करके, और कहीं पर लोग फुटपाथ पे जन्म लेने के लिए मोहताज है। तो मुझे लगता है कि उस दिन मैंने ये निर्णय किया कि राजनेता किसी बात को झूठ बोलने के लिए सफ़ेद वर्दी पहनते हैं, और मैं सच बोलने के लिए एक सन्यासी वेशभूषा धारण करूँगा, योग दीक्षा लूँगा, और मैंने श्री संप्रदाय से अपनी गुरुदक्षिणा प्राप्त की। हमारे जो गुरु भगवान हैं,
आदरणीय सुतीक्षर जी महाराज हैं, वृंदावन सुदामा कुटी में निवास करते हैं। बहुत सरल महात्मा है। मैं वहाँ से दीक्षित हुआ और 2012 से मैं आगरा में सेवाएं दे रहा हूँ सन्यासी के रूप में। और फिर जो आपको बेहतर तरीके से पता ही है हम लोग क्या करते हैं। तो ऑटो के पीछे, रिक्शाओं के पीछे एक टाइटल लगा रहता है, गरीब सेना, हम आपके साथ हैं। ऑटो रिक्शे वालों पे अत्याचार हम लोग नहीं सहेंगे। एक दिन मैं फुटपाथ पर सो रहा था, तो सोते हुए अगली सुबह जब मैं उठा तो कुछ दाने थे मेरे शरीर पे। मुझे कोई कीड़ा काट गया था और वो बहुत जहरीला था, तो वो बहुत जहर फैलने लगा। तो मैंने सुबह उठ के देखा उसमें दर्द हो रहा था। तो मेरे बगल में जितने भी फुटपाथ पर लोग सो रहे थे, मैंने उनको भी देखा, उनके बच्चों को भी देखा। तो मुझे लगा अरे ये तो उन पे बहुत ज़्यादा घाव थे, कुछ ठीक हो गए थे, कुछ हरे थे, कुछ पैदा हुए थे। तो ऐसा लगा कि ये क्या ही जी रहे हैं। तब मुझे वहाँ पे 2 लड़कियाँ मिली। उन्होंने कहा कि हम रिक्शा चलाती हैं और हमको पुलिस बहुत परेशान करती है। हमने कहा बेटा कोई बात नहीं, आप अपने परिवार की मजबूरियों के लिए रिक्शा टेम्पो चला रही हैं, हम आपकी मदद करेंगे। हमने उस समय उनकी मदद की। तो फिर ये एक आवाज़ बन गई कि गरीबों की सुनता कौन है, गरीब सेना। तब से एक गरीब सेना का उदय हो गया और फिर लोग इतनी तेज़ी से हमसे कनेक्ट होने लगे, लोग आने लगे, अपनी परेशानियां बताने लगे। और सच बताए ना तो इस दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति की कमी है, आपकी पीठ पे कोई हाथ रखने वाला होना चाहिए कि आप परेशान मत होइए, हम आपकी मदद करेंगे। और फिर लोग जुड़ते हैं। और फिर ये मैंने एक आह्वान किया, जिसका काम होता चला जाए वो गरीब सेना को प्रमोट करता चला जाए और कहे कि हमारा काम गरीब सेना की वजह से हुआ, हम गरीब सेना को आगे बढ़ाएंगे। और वो स्टिकर और पोस्टर वार शुरू हो गया, जो कि बहुत तेज़ी से वायरल होने लगे। अभी आपकी एक वीडियो वायरल हुई है आगरा के धनौली क्षेत्र से, जहां आप एक खटिया पर बैठे हैं, 2-4 स्कूल के बच्चे हैं और आप एक गाना गा रहे हैं, 32,000 का करंट है नीचे, हम नहीं कूदेंगे, हम नहीं कूदेंगे। देखिए हुआ क्या है कि शहर में जल भराव होने लगा। ये कोई बड़ी बात भी नहीं है, चूँकि शहर में 1 दिन में 2 दिन में अगर जल भराव होता है तो निकल जाता है। लेकिन इसके संबंधित राजनेता कहते हैं कि हम 1-2 घंटे में पानी निकल जाता है। ऐसी ऐसी कॉलोनियाँ, बस्तियाँ हैं भाई साहब, कि जहाँ पानी भर जाता है तो महीनों वहाँ से पानी नहीं निकलता है। और आप चाहें तो आप जाकर के विजिट पूरे आगरा की गलियों, मोहल्लों, बस्तियों में कर सकते हैं। होता क्या है, जल भराव होने के कारण सारी बिजली विभाग की जो टोरेंट, जो प्राइवेट प्लेयर कंपनी है, उसने सारी वायरिंग को, लाइट की जो हाई टेंशन लाइन है, वोल्टेज है, उनको अंडरग्राउंड कर दिया है। अंडरग्राउंड करना था 2.5 मीटर नीचे। और इन्होंने क्या किया है, नालियों में केबल डाल दी है बिजली की, इन्होंने सीवर में डाल दिया है, इन्होंने जल विभाग में डाल दिया है। इन्होंने इतनी बुरी स्थिति कर दी है कि यदि पहले बारिश हुई और 2 घंटे भी पानी भरा रह गया तो लोग आवागमन करेंगे तो पानी में करंट आता है। अभी लेटेस्ट एक घटना हुई, एक बच्चा बेचारा राया मथुरा से पढ़ने के लिए, अपने माँ बाप बहुत गरीब परिवार से उसे पढ़ा रहे थे, पढ़ने में बहुत अच्छा था और पढ़ने रोजाना कोचिंग कर रहा था। भाई साहब 18,000 रुपये महीने उस बच्चे पे खर्च हो रहा था। 1.5 साल से कोचिंग कर रहा था, उसका एक सरकारी नौकरी में नंबर आ गया, अपनी तैयारी कर रहा था, एकदम से कोचिंग पढ़ने जा रहा था। जैसे ही पानी में उसका पैर गया, 11,000 वोल्टेज में करंट आया और करंट आने के बाद वो बच्चा तत्काल वहीं मौके पर ख़त्म हो गया। टोरेंट पावर जो प्राइवेट प्लेयर है, उसकी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि नज़दीकी फीडर से लाइट काट दी जाए, उनको कॉल करें, उठाते नहीं। अरे प्राइवेट व्यक्ति अगर बिजली विभाग चला रहा है तो सुविधाएं क्या है आपके पास? सुविधाएं तो आपके पास कोई है नहीं। इसी चीज़ का हम लोग विरोध करते हैं। पानियों में करंट आ रहा है, हमने ये कहा भाई बच्चों को पाल रहे हैं हम लोग बड़ी मुश्किल से, इनको घरों पे रखिए जब तक बारिश हो रही है, जब तक जल भराव है। बस यही सूचना दी। तो आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी थे, कांग्रेस था, आम आदमी पार्टी था, कई न्यूज़ चैनल्स थे जिन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से साझा किया, तो ये वायरल हो गया। तो 11,000 वोल्ट का जब करंट उनको लगा था तो टोरेंट पावर की तरफ से क्या सपोर्ट मिला था? उनको सपोर्ट तब तक कोई नहीं मिला, कोई भी एक सपोर्ट नहीं। जब मैं एक्टिव हुआ, मैंने थाना में मुकदमा लिखवा के दिया, तब वो 4.5 लाख रुपए की मदद पीड़ित परिवार को दे रहे थे। भाई साहब
अगर आप 25-30 साल के बच्चे पर अगर पूरी शिक्षा का, खाने का, पीने का सारा खर्चा अगर आप जोड़ेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि 25 लाख से ज़्यादा का एक बच्चा 20 साल का पढ़ता है, जो माँ बाप के बोझ तले कितना कर्जा लेकर के उसे पढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं, इस उम्मीद में कि कल ये कुछ बनेगा तो हमारे सारे दुख दारिद्र खत्म हो जाएंगे। उस पर तुमने पानी फेर दिया। फिर हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत कराया और नामबाज मुकदमा पंजीकृत कराया। कल हम इसे कोर्ट में लड़ेंगे और कंपनसेशन लेंगे। ये कंपनसेशन, बच्चा बड़ा होता, अपने माँ बाप की सेवा करता, शादी करता, अपने बच्चों के सुख से वंचित रह गया, माँ बाप को सुख नहीं दे पाया, नौकरी नहीं पाया, भारत देश उससे कुछ ज्ञान नहीं ले पाया, ये सब चीज़ों का कंपनसेशन कल उसे मिलेगा। संघर्ष करेंगे उसके लिए। और मैं तो आप सभी से कहता हूँ, कोई भी अप्रिय घटना हो, आप तत्काल आवाज़ उठाइए। ये मत सोचिए कि इससे कुछ नहीं होगा, हमारा समय बर्बाद होगा। आपका बच्चा है, आपका इवन कुत्ता बिल्ली भी, अगर गाय तक को भी करंट से अगर कोई बात होती है, मुकदमा पंजीकृत कराइए, कंपनसेशन लेंगे, क्रिएट कराएंगे, पूरा मेहनत करेंगे आप सभी के साथ मिलकर। तो जब टोरेंट पावर को ये चीज़ पता थी कि 2.5 मीटर नीचे हमको वायरिंग करनी है, लाइनिंग करनी है, तो कहाँ कमी रह गई बीच में ब्रोकरों की? यहाँ चंद रुपयों पे सब कुछ बिक जाता है। 2.5 मीटर में ज़्यादा का ठेका देना पड़ेगा, ज़्यादा की लेबर लगेगी, ज़्यादा पैसा लगेगा। और तो इस वजह से बचने के लिए जो पहले से ही होल है, अब होल नाली के होल में डाल दोगे, ये तो ठीक नहीं है। नाली में करंट आ जाएगा पूरी में। आप सीवर में डाल देंगे, पूरे सीवर में करंट आ जाएगा। आप अगर उसको जल निगम की लाइनों में बिछा दोगे, और एक दो बार नहीं हो रहा, ये रोज हो रहा है। ये अप्रिय घटनाएं हो ही इसी वजह से रही है। यदि अगर आप हाई टेंशन लाइन को और 440 वोल्ट को अगर आप 2.5 मीटर अंदर डालते तो करंट नहीं आता। करंट फैलने का कोई मतलब नहीं था। आपने अपना समय बचाया। आपको चूंकि सिर्फ और सिर्फ शहर को लूटना था, इस वजह से ही आपने ये पूरी रणनीति बनाई। और 2000 बिलियन हेक्टेयर आपको बिजली दी जा रही है। आप 2800 बिलियंस की कैसे उगाई कर लेते आगरा से? 2000 चीज बन रही है, आप 2800 की बिलिंग कैसे कर लेते हैं? ये जो जंपिंग का जो सिस्टम है, वो झोल बहुत बड़ा है टोरेंट पावर का। ये लोगों को समझना चाहिए। आप उस वीडियो में टारगेट कर रहे हैं कुछ विधायकों को, सांसदों को। आप कह रहे हैं हे विधायक, हे सांसद, यहाँ आके देखो। तो ऐसे कौन से विधायक और सांसद हैं जो आगरा में काम नहीं कर रहे हैं? देखिए, ये सब लोग बूढ़े हो चुके हैं और इनको काम नहीं करना है। एक बार बड़े नेता है ना, जो वो बहुत बड़े नेता है, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो गए, मुख्यमंत्री हो, इनके नाम पे जीत रहे हैं। इनको अकेले आप कहीं भी, इनको छोड़ पार्षद भेज दीजिए, ये 750 वोटों से हार के आएंगे। इनके कुल, इनके परिवार के लोग इनको वोट नहीं करेंगे। इसलिए उनको टारगेट किया जाता है कि इस बात की वो जब विधायक सांसद बनते हैं तो शपथ लेते हैं कि हम सच्ची श्रद्धा से काम करेंगे। ये आपकी श्रद्धा है? आपका बेटा बेटी, आप जस्टिफाई बात कर रहा हूँ, आप सर्वे करा लीजिए भाई साहब कि आपका बेटी बेटा यहाँ नहीं पढ़ रहा होगा यूपी में। इवन आप, मुझे लगता है यूपी तो छोड़िए, इंडिया में नहीं पढ़ रहा होगा। आपके बच्चे लंदन पढ़ रहे हैं, यूक्रेन पढ़ रहे हैं। तो भाई, ये गरीब के बच्चों को भी अवसर दिया जाना चाहिए ना, उनको भी मौका दीजिए, वो जाए। लेकिन आप राजनीति करेंगे हमारे ऊपर, और हम अपने बच्चों को अगर बाहर पढ़ाना चाहेंगे तब व्यवस्थाएं नहीं सुधर पाएंगी। तो इसी का हम लोग विरोध करते हैं और इसी का हम लोग बारंबार विरोध करते हैं। छोटे छोटे से आए थे, गरीब घरों से निकल के नेता आए थे। आज आप उनके घर का विजिट करिए, आप जब घर जा करके उनके देखेंगे तो 1-1, 2-2 करोड़ रुपए की तो उनके बच्चे कार चला रहे हैं। आपके बच्चे BMW चलाएं, वॉल्वो चलाएं, और गरीब का बच्चा साइकिल पे भी सुरक्षित ना रहे। इस मानसिकता का हम लोग विरोध करना चाहिए। और मैं इसे किसी पार्टी से देख के नहीं जोड़ता। मैं शहर के मुद्दों पे काम करना चाहता हूँ। गरीब सेना है, गरीबों के ही काम करना चाहता हूँ। अमीरों के लिए बहुत लोग हैं भाई, हम तो गरीबों के लिए ही करना चाहते हैं। अभी रिसेंटली स्कूल बंद कर दिए गए हैं, सरकारी वाले स्कूल। कई स्कूल, हाँ। 1-2 वीडियो मैंने आपकी देखी हैं जिनमें सरकारी स्कूलों के गेट पे ताला लगा दिया गया है। हाँ। आप उसे बोल रहे हैं कि अब इसमें कौन पढ़ेगा? क्या नेताओं के बच्चे इस स्कूल में आके पढ़ेंगे, आके मास्टर बेरोजगार बनेंगे? मैंने एक गांव का दृश्य देखा भाई। एक बच्चा सुबह 7 बजे एक बहुत सुंदर सी ड्रेस पहन के खड़ा हुआ है। एक वैन आई, उसे बिठा के ले गई। एक 8 बजे एक बच्चा खड़ा है, उसे एक बस बिठा के ले गई। और 9 बजे देखा तो सरकारी स्कूल के बच्चे स्लेट लेकर के, प्राइवेट बस्ता लेकर के जा रहे हैं स्कूल की ओर। ये क्यों है ऐसी शिक्षा व्यवस्था? कौन देगा इसका जिम्मेदारी? अरे, किसी चीज़ को बंद कर देना ये सॉल्यूशन नहीं है। ये तो आपने प्रॉब्लम से मुंह फेर लिया और ये आपका फेलियर है। कैसे? बंद करना तो किसी को भी दे दीजिए, अगर ताला लगाना है तो वो तो अपने आप ताला तो कोई भी जाके लगा देगा। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप अपनी कमियों को सुधारें, ठीक करें, मजबूत करें। अरे कर दो ना प्राइवेट स्कूलों को बंद, तुम तो योगी आदमी हो। 1 रुपया तुम्हें काऊ से चाहिए नहीं, तो कर दो प्राइवेट स्कूलों को बंद और सबके बच्चों को आन दो सरकारी में। सबसे पहले कलेक्टर का बच्चा आए
और फिर चपरासी का बच्चा आए, अपने आप व्यवस्थाएं सुधर जाए। कितनी देर लग रही, लगा दो सब में सर AC, लगा दो सब में टॉप क्लास के पंखे, लगा दो कूलर, और ये जो शिक्षा मित्र जितने भी घूम रहे कर दो इनको परमानेंट, और इनसे कह दो सुन लो बे, जो भी पढ़ाएगा ठीक ढंग से उसकी नौकरी चलेगी, और जो नहीं पढ़ाएगा 2 मिनट में बाहर कर दिया जाएगा। अरे करो तो सही मौका। हमारे यहाँ ज्ञान की कोई कमी नहीं है, ये साबित किया है आर्यभट्ट जी ने, जिन्होंने 0 दिया, जिन्होंने गणित की मैथमेटिक्स दी। तो हमारे यहाँ ज्ञान लीजिए तो सही। यहाँ 25 साल का बच्चा पढ़ लिख करके BA MA MO सब कर आके नहीं है, और अपने घर में मोबाइल चला रहा है। क्या समझ रहे हो, ये आपकी उपलब्धि है? ये फेलियर है सरकार, ये आपका, ये आप पे सुधार करना पड़ेगा, नहीं तो यही आपका कल पतन हो जाएगा। आप बेरोजगारी इतनी तेजी से बढ़ रही है, एक JCB मशीन 300 लोगों का रोजगार खा गई। पहले 300 लोगों को रोजगार मिलता था, अब एक JCB पूरे दिन में 300 लोगों का काम कर देती है। डिजिटल हो रहा है पूरा देश। जिसकी एक परचूने की दुकान नहीं है, वो मोबाइल से ऐसी दुकानें चला रहा है कि वो ब्लिंकिट के नाम से कि उसका बहुत व्यापार बढ़ रहा है। जिसका खाने की एक दुकान नहीं है भाई साहब, वो अपना पूरे देश में खाना भेज रहा है। तो देश डिजिटल हो रहा है, तो हमें भी डिजिटल होने की आवश्यकता है। इन बच्चों को स्कूल मर्ज कर दिए। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, RTI 2009 के अंतर्गत किसी भी बच्चे का जो पढ़ना चाहता है उसका विद्यालय 1 किलोमीटर से ऊपर नहीं होना चाहिए। इतनी सी बात समझ में नहीं आती है, समझना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए। आप अपने स्कूलों को इतना बेहतर बनाइए। एक शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए, एक ही किताब लागू होनी चाहिए। किसी अमीर के बच्चे की किताब को देखते हैं तो A फॉर एप्पल इतना शानदार उसमें दिखाया जाता है, लगता है कि यही एप्पल है, और गरीब के बच्चे में वो पहाड़े सी 2 रुपए की किताब में ना एप्पल दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है, तो वो क्या पढ़ लेगा भाई। गरीब के बच्चे को आप 2 एक 2 बता रहे हो, इतनी देर में अमीर का बच्चा 2 1 2 सीख रहा है। गरीब के बच्चे को सिखा रहे हो तितली उड़ रही है, चढ़ नहीं पा रही है। अमीर का बच्चा इतनी देर में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सीख रहा है। फिर तुम उनको एक ही पेपर में बिठाओगे और फिर वो कह रहे हैं कंपटीशन करें, कैसे कर पाएंगे। एक के दोनों आंखें बंद कर दी और पेन दे दिया है, और एक को सब कुछ सुविधाएं दे दी, AC चला के लिखो बेटा आराम से। ऐसे नहीं होगा। ये देश है, इसमें एक बच्चे को भी अगर बेरोजगार रहता है ना, तो वो उसके माँ बाप की कोई फेलियर नहीं है, ये देश का फेलियर है सर, कि वो इसरो में जाके ऐसी मिसाइल बनाता, लेकिन आपकी वजह से रह गया वो। तो अभी जो स्कूल बंद कर रहे हैं, स्कूल के जो प्रिंसिपल जो हेडमास्टर होते हैं वो लोग भी कोई क्लास में बैठ के कोई काम कर रहा है। कोई सरकारी स्कूलों की यही स्थिति है, सही तरीके से बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। मतलब वो चाहते नहीं है पढ़ाने, उनको ऊपर से यही टारगेट दिया जाता है कि आप पढ़ाना मत, जाके केवल टाइम पास करना है स्कूलों में। देखिए, जो पिता अपने घर में मजबूत होता है तो उसके बच्चे उसकी आंखों के इशारे से डरते हैं। दिक्कत यह है, यूपी का पिता जो है वह कमज़ोर आंखों से देख रहा है पे बच्चों को। बिजली नहीं चल पा रही है, बिजली का निजीकरण कर दीजिए, वो देखेंगे आफतों को, हमें तो पैसे देंगे। आपसे स्कूल नहीं चल पा रहे हैं, बंद कर दीजिए, प्राइवेट वाले देखेंगे। ये स्थिति हो जाएगी तो मास्टर क्या ही कर लेगा। मास्टर पूरी ताकत से आता है पढ़ाने, उसे सब कुछ आता है। आप सोचिए, प्राइवेट वाला सरकारी पेपरों में फेल हुआ है, इसलिए वो सरकारी मास्टर नहीं बन पाया है। सरकारी मास्टर ने सारे पेपर पास किए, सीटेट नीटेट बीटेट जो आपने कहा है वो सब पास करके आया है, तो उसकी क्या गलती है? उसे तो सब कुछ आता है। जब उसे आप ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं देंगे, माहौल अच्छा नहीं देंगे, उसका मन ही नहीं करेगा पढ़ने का। आप पहाड़ों में जाके क्यों आपका फोटो खिंचाने का मन करता है? घरों में नहीं रह के करता है। आप उसे माहौल दीजिए। टीचर बेईमान नहीं है, टीचर आपकी पूरी मजबूती से मदद करेगा, आपके साथ खड़ा रहेगा, बच्चों को ऐसा थ्रू आउट इंग्लिश में पढ़ाएगा, लेकिन उसे माहौल तो देना पड़ेगा ना। माहौल नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा? तो यह माहौल पिता देगा। पिता उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, वह दे, सोचे विचार करें इस पर। आपकी कुछ पोस्टों पे काफ़ी लोगों ने कमेंट करा है, और 1-2 टंच भी मैंने देखे हैं जो आपके ऊपर कसे गए हैं कि आप जो भी कोई काम कर रहे हैं वो सपा के इशारों पर काम कर रहे हैं, सपा की आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं। आइडियोलॉजी क्या है भाई? मैं अगर गरीब के बच्चे की बात कर रहा हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष है? हमने देखी है गरीबी भाई, हम पढ़ नहीं पाए, हमारे माँ बाप पे जिम्मेदारियाँ ज़्यादा थी भाई, हम नहीं पढ़ पाए। हम सरकारी विद्यालय में पढ़े, हमने जितना हो सकता था। देखिए, आप कहिए ना मुझसे कि मैं सरकारी विद्यालय में पढ़ के मैं गलत व्यक्ति हूँ क्या? आइडियोलॉजी अगर मेरी गलत है, आप मौका मत दीजिए मुझे। मैं किसी जगह पर गया जहाँ पानी भर रहा है, उसे साफ़ करा दीजिए, दोबारा मैं जा ही नहीं पाऊँगा उस जगह पर, क्योंकि वहाँ साफ़ हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ स्कूल मत मर्ज करिए भाई, इनको सुधारिए। ये क्या आइडियोलॉजी? अगर ये आइडियोलॉजी अगर अखिलेश की है कि हम मर्ज अब नहीं करेंगे, हम सुधार करेंगे, तो ये अच्छी आइडियोलॉजी है। ये कांग्रेस की अगर ऐसी आइडियोलॉजी मुझे अच्छी लगती है। और मैं आपको, भाजपा है, मैं आपको हटाना नहीं चाहता,
मैं चाहता हूँ आप बने रहिए, तभी तो आपको कमियां बता रहा हूँ, उनको ठीक करेंगे तो आप बने रहेंगे। आप नहीं करेंगे तो कोई और ले लेगा। मुझे नहीं जाना है, मुझे आइडियोलॉजी में शामिल नहीं होना है। और मैं 12-15 साल से सेवा कर रहा हूँ। मैं आज तक किसी राजनीतिक दल में नहीं गया, मैं आज तक किसी राजनीतिक पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा। कितने लोगों ने मुझसे कहा होगा, सभी पार्टियों ने, लेकिन मैंने कहा कि देखिए मैंने दंश झेला है, मैं उसको साफ सुथरा करना चाहता हूँ। और जब देश पर आक्रमण हो रहे थे तो तक्षशिला से एक आचार्य चले थे, चाणक्य, उसी प्रकार से मैं चाहता हूं कि शिक्षा पे या कोई गरीब पर अत्याचार हो रहा है तो मैं अपने घर परिवार को छोड़ के यहाँ चलाऊं कि जितना हो सके मैं इसको रोकने में मदद करूं। बस इससे ज़्यादा मेरी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। मैं आपको फिर बताता हूँ, मेरी इनसे मुलाकातें भी नहीं है, किसी भी नेता से मैं कभी मिलता जुलता भी नहीं हूँ, मैं कभी किसी विधायक सांसद के घर भी नहीं गया हूँ। अभी रिसेंटली एक 4 साल के बच्चे को जेल में डाल दिया गया था कि उसका कोई आरोप लगा दिया था उसके ऊपर में। अभी आपने अपनी वीडियो में पोस्ट किया था किसी ज़मीन के सिलसिले में, तो वो हकीकत क्या थी? शहर के बड़े उद्योगपति, शहर के बड़े उद्योगपति, शहर के बड़े उद्योगपति जिनको कुछ ही दिनों में बहुत करोड़ रुपए कमाने हैं, जिसमें वो मीडियाज को शामिल कर लेते हैं, बड़े लोगों को शामिल कर लेते हैं, गुंडों को शामिल कर लेते हैं और पुलिस को शामिल कि मीडिया बिक जाती है पैसों से। हाँ, उसको बस उसके मुताबिक वजन होना चाहिए, सब बिक जाते हैं, सबकी तय कीमत होनी चाहिए, सब बिक जाते सबकी तय कीमत हो रही है। और जो लोग ये बताते हैं मीडिया बिकती नहीं है, या वो बड़े जो गुंडे व्यक्तित्व टाइप के लोग वाग हैं वो कंट्रोल में नहीं आते हैं। भाई किसी भी चीज़ को चलाने के लिए धन लगता है, धन लगता और है। धन आसानी से नहीं आता है, ना कोई देता है। तो धन को अपने हिसाब से मैनेज लोगों को करना ही पड़ता है। वहाँ क्या हुआ था फिर बड़े उद्योगपति को? बड़े उद्योगपतियों की नज़र एक ज़मीन पर गई, वहाँ पर चौकीदारी वो परिवार करता था। उनको कहा 5 लाख रुपए ले लीजिए और आप बाहर हो जाइए। उन्होंने कहा हम तो चौकीदार हैं, हमें क्या है, हम उस परिवार को किसी ने ऑफर करा कि आप 5 लाख रुपए ले लीजिए और जगह छोड़ के चले जाइए। बिल्डर हैं, आगरा के बड़े बिल्डर हैं, 4-5 लोग हैं, बहुत बड़े, जिनका नाम लोगे तो कल हो सकता है किसी चौराहे पे मेरी लाश पड़ी होगी जो गोली मरवा देंगे, जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं घेरने के लिए। उन्होंने ये तक नहीं देखा और उस परिवार पे गांजा रख दिया, उस परिवार पर ना जाने शराब की बोतलें रख दी, 10 किलो गांजा रख दिया उस परिवार पे और उसको जेल भेज दिया जगह को खाली कराने के लिए। उसमें 4 साल के बच्चे को भी जेल हो गई, वो 60 दिन जेल रह करके आए। तो ये पुलिस वाले कैसे सुधर सकते हैं? पुलिस वालों के खिलाफ आपके साथ जैसे ही गलत करते तो आप कोर्ट का सहारा लीजिए और तुरंत पुलिस वालों को घेरना शुरू करिए। जैसे ही 10, 20, 50, 100 पे मुकदमे होना शुरू हो गए वो अपनी जान बचाना शुरू कर देंगे। सबसे पहले तो आप बिल्कुल डरे नहीं, कोई भी बात हो, पुलिस का कहीं भी अत्याचार पुलिस आप पे करती हो, याद करिए गरीब सेना को मैं मदद करूंगा और उन पे मुकदमे लिखवाएंगे और पूरी ताकत से आपको मदद करेंगे। ये कहीं ना कहीं कई केसों में बताया जाता है कि पुलिस FIR दर्ज नहीं करती। काफ़ी महिलाएं, काफ़ी पीड़ित परिवार के जो लोग होते हैं वो थानों के चक्कर काटते रहते हैं। उनसे कहा जाता है अब आप वहाँ जाओ, SSP ऑफिस आगरा में, चौकी जाओ, थाना जाओ, फिर चौकी जाओ, फिर थाना जाओ। 1 आध महीना लग जाता है उनको FIR लिखवाने में। हाँ, इसलिए भी लग जाता है क्योंकि हर थाने का क्राइम वो बनती है कि किस थाने में कितने क्राइम हुए, कितने, तो वो इसलिए मुकदमा लिखने से बचती है। कि किसी ने कहा था यदि 0% क्राइम करना चाहते हो तो बहुत आसानी से हो जाएगा, आप एक भी FIR लॉज मत करिए, 0% क्राइम है। तो इसीलिए भी वो लोग लॉज नहीं करते। देश हमारा बदल कहाँ रहा है? देश, अगर आज सच बताऊं, अगर कहीं से भी अगर गांधी जी देख रहे होंगे, भगत सिंह जी देख रहे होंगे, आज़ाद जी देख रहे हो तो कह रहे होंगे इन लोगों के लिए हम ऑक्सीजन, इन लोगों के लिए हम अपनी जान, इन लोगों के लिए अपना सब दे करके चले आए। इससे अच्छा है कि हम ही लोग रहते और पूरा उसको देखते। तो बहुत गलत हो रहा है, लेकिन अब क्या ही किया जा सकता है। हम लोग लोकतंत्र में रह रहे हैं, लोकतंत्र में हम अपनी बात कह पा रहे हैं, यही बड़ी बात है। कई देश ऐसे हैं जहाँ लोकतंत्र नहीं है, जहाँ हम अपनी बात भी नहीं कह सकते। तो इंडिया इज़ बेस्ट कंट्री। आगरा को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 1800 करोड़ की फंडिंग हुई थी। अभी हाल ही में मैं कुछ पोस्टें देख पा रहा हूँ सोशल मीडिया पे जहाँ पर ये दिखाया जा रहा है आगरा का ये स्थान आ गया, रेटिंग के हिसाब से आगरा का ये स्थान आ गया। और आपकी कुछ पुरानी पोस्टों में हम लोग देख पा रहे हैं जलभराव की समस्या ही खत्म नहीं हो पा रही है। तो आगरा को किस मद्दे से लोग देख रहे हैं कि उसकी रेटिंग बढ़ती जा रही है? मैं तो आज आपका ज्ञान देख करके अचंभित हूँ कि आप इतना सब कुछ याद रखते हैं। ये उन दिनों की बात है जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सभी लोग एक एक गांव और एक एक शहर के टुकड़े को गोद ले लीजिए। तब आगरा के ही नहीं पूरे भारत में कुछ शहर चिन्हित हुए और उनमें यह तय किया गया कि इनको हम स्मार्ट शहर बनाएंगे। तो उनमें सौभाग्य से आगरा को भी स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव पास हुआ और 1856 करोड़ रुपए पास हुए।
अब पास होके दिक्कत ये आती है अधिकारियों के पास और नेताओं के पास। उन दोनों का चेनिंग सिस्टम इतना शानदार है कि अधिकारी जो भी पास करता है तो नेता और वो आपस में ऐसे बना लेते, तो 1856 करोड़ में से ये 856 करोड़ रुपए तो आप भूल जाइए कि वो कभी पब्लिक के बीच में आएंगे। तो सबसे पहले अधिकारियों ने जेपी पैलेस में बहुत शानदार मीटिंग करी कि 1856 करोड़ रुपए का करना क्या है, और फिर उन्होंने ये तय किया गया कि हमारी गाड़ियाँ सब पुरानी हो चुकी हैं, स्टार्ट नहीं होती है, किसी की बैटरी काम नहीं करती है, तो क्यों ना हम स्मार्ट हो जाए। तो सबसे पहले हमारा नेता और अधिकारी स्मार्ट हुआ और इनोवा क्रिस्टा ले आया। अब लमसम 33-34 करोड़ रुपए की इनोवा क्रिस्टाएं जब आ गई, अब हमें लगने लगा कि हम अब स्मार्ट हो रहे हैं। और फिर स्मार्ट के नाम पर इन लोगों ने लूट को जो शुरू किया, हम डैम बनाएंगे, हम बैराज बनाएंगे, हम ये बनाएंगे, हम रोजाना बहुत कुछ बनाएंगे, ऐसी योजनाएं पास हुई। किसी योजनाओं को पास करके चालू तो किया गया, पर अधर में इसलिए लटका दिया गया कि जब भी अगर ये पूरी हो जाएंगी तब इसकी रकम लिखी जाएगी, इस करोड़ इतने रुपए इस पे लगे, फिर कोई आरटीआई मांग लेगा, फिर कोई जवाब मांगेगा, तो जवाब बनेगा नहीं, तो अधर में वो लटका दी गई। और 1800 करोड़ रुपए का जो हिसाब किताब कंप्यूटर्स और किताबों में लिखा गया था, और उसी में आपको आश्चर्य होगा, आपको सबको पता होगा लेकिन फिर भी भूल गए होंगे, मैं बता देता हूं कि 1800 करोड़ रुपए का हिसाब किताब जिस कंप्यूटरों में रखा था, उस स्मार्ट सिटी के कार्यालय में आग लगाई गई। किसने लगाई ये जांच का विषय है, पर उन्हीं लोगों ने लगाई होगी जिन्होंने ये आगरा को स्मार्ट बनाया। और सब कुछ बच जाता है स्मार्ट सिटी के कार्यालय में आग लगने से, सिर्फ ऑफिस जलता है जिसके कई कंप्यूटर हार्ड डिस्क बर्बाद हो जाते हैं, सारी फाइलें जल जाती हैं, और ये बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। अब क्या करें, कौन पूछे, अंधों के शहर में किससे क्या पूछेंगे भाई, कोई जवाब ही नहीं देता। लेकिन अभी कुछ सोशल मीडिया की पोस्टों से तो हम लोगों को ये पता चल रहा है आगरा कुछ रैंक बढ़ चुका है, काफ़ी सारी पोस्ट उसकी वायरल हो रही हैं, आगरा को ये स्थान मिला है, ये अब स्थान मिल चुका है आने वाले शहर में, और आगरा और ज़्यादा ऊपर हो जाएगा। हाँ, बहुत अच्छी बात है। हमने भी देखा 2 दिन पहले हमारी महापौर आगरा ने एक अवार्ड लेके आई हैं, एक गुलदस्ता लेकर के आई हैं, इस बात के लिए कि शहर में जलभराव हो जाता है, शहर में लोग अपने प्राण दे रहे हैं, मर रहे हैं, इस बात के भी अवार्ड होने चाहिए। और ये हमारी महापौर को दूसरे नंबर पर मिला है। कितने जलभराव और कितनी मौतें महापौर की वजह से हो गई, अगर वह सख्त होती तो ऐसा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं जो जल भराव का मुद्दा बार बार बीच में लेकर आ रहे हैं, तो क्या वहाँ के क्षेत्रीय पार्षद जो भी विधायक हैं, वहाँ के जिला पंचायत के सदस्य हैं ग्रामीण इलाके में, वो लोग उस चीज़ पे फोकस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, कहीं भी एक रोड डालना हो तो वो बहुत पैसे का डलता है, उसके लिए बजट चाहिए होता है। बजट ये सारा नाश्ते में, घूमने में, फिरने में, मलेशिया, आपने देखा हो, सुना होगा, पार्षदों को मलेशिया ले गए, पार्षदों को लंदन ले गए। वो वहाँ पर जाकर के ये इसलिए ले जाते हैं कि भाई यहाँ से सीखो, यहाँ के डैम देखो कैसे गहरे नीचे होते गए, यहाँ शहर में, उन विदेशों में 1 मिनट के लिए भी पानी कहीं नहीं रुकता है, ये उसे नहीं देखते हैं। ये वहाँ से फ़ोन करेंगे पत्नी को, हेलो देख कितने जोर से लग रहा हो, बढ़िया मज़ा आएगा, और ये देख लेते हो फोटो खींच रहा हूँ, और तो क्या कैसे लाना हो कि नहीं लाना। तो ये वहाँ से नेल पॉलिश, बिंदी, हिंगूर, मुआवर, जावर ये लेके आते थे, मनते कहते सामान ले लो, और ये तो जहाज भाई लाना दे रहे, अब ये है, और ये सब लोग वहाँ घूमने जाते हैं और वहाँ की देख करके मंत्रमुग्ध ऐसे हो जाते हैं कि अपने बच्चों को वहीं पढ़ाना चाहते हैं, वहीं सेटल्ड कराना चाहते हैं। और आप जितने भी बड़े नेताओं को उठा के देखेंगे, सब लोग वेल सेटल्ड हैं विदेशों में। इंडिया से उनको गंदगी की बू आती है, आप सर्वे करा लीजिए, सब मिलेंगे आपको विदेशों में। अभी एक मुख्यमंत्री जी की विमान में मृत्यु हुई, वो पूर्व मुख्यमंत्री, वो अहमदाबाद से जा रहे थे लंदन। लंदन क्यों जा रहे थे? लंदन उनका परिवार सेटल्ड था, उससे मिलने के लिए जा रहे थे। तो हर किसी का परिवार सेटल्ड है विदेशों में। टोरेंट पावर ने आपके ऊपर उल्टे केस लगा रखे हैं 3। इसमें मैं आपको बताऊं, देखिए, मैं शहर में उनकी पोल पट्टी पूरी जानता हूं, मेरे पास उनका पूरा करार है जो DVBNL और टोरेंट के बीच में समझौता हुआ है, तो मैं उनकी कमियां सारी जानता हूं। जैसे पूरे देश में बिजली 5 रुपये 45 पैसे में DVBNL खरीदता है, और 5 रुपये 45 पैसे की बिजली को प्राइवेट प्लेयर को वो 4 रुपये 15 पैसे में क्यों बेचता है? ये 1 रुपये का 26 पैसा क्यों ये घाटा सहन करता है? इसका जवाब किसी के पास क्यों नहीं होता है जब हम मांगते हैं तो? अब वो पूरे प्रदेश में एक बात चली है, बिजली को महंगा किया जा रहा है, बिजली से घाटा हो रहा है, तो भाई इस प्राइवेट प्लेयर से लो ना पैसे, इससे बढ़ाओ पैसे। आप डायरेक्ट उपभोक्ता को परेशान करेंगे, ये ठीक बात नहीं है। और
आप बिजली के दाम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि कल अडानी पावर कॉरपोरेशन, टाटा पावर, ये सब लोग यहाँ सेक्टर्स में यूपी में आ रहे हैं और बिजली यही संभालेंगे। जब प्राइवेट व्यक्ति आकर के 6 रुपये की बिजली को 10 रुपये की और 11 रुपये की बेचेगा तो उसका विरोध होगा। उस विरोध को बचाने के लिए आज सरकारी इस काम को करके जा रही है कि उन प्राइवेट प्लेयरों का विरोध ना हो। इस वजह से गवर्नमेंट इस काम को कर रही है कि आज बिजली के दाम बढ़ा रही है। इसलिए वो लोग मुझ पर मुकदमा भी लगा देते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार भी आने वाले दिनों में मुकदमा लगा दे, क्योंकि उसने भी काफ़ी लगा रखे हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलने के बाद, और सच में पता चला कि बाल योगी जी किस आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं, क्योंकि लोग क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, समाज क्या कहता है। ये तो अनंत के साथ बातें थी, अनंत की बातें हैं, इसलिए अनंत और आनंद में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अच्छा लगा आज आपके पॉडकास्ट में आकर के कि हमें भी लोगों को जानने का मौका मिला, आपको जाना और हमें भी शहर जाने, इसलिए ऐसे पॉडकास्ट होते रहने चाहिए। हम तो आपसे आग्रह करते हैं, आप आगे भी बुलाएंगे भाई तो हम लोग आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल।